मुख्य मुद्दा यह है कि 10 साल में हमने क्या पाया और ये क्या प्रक्रिया हमारे बीच में संपन्न हुई। मैं आपको एक फ्लैशबैक में ले चलता हूं कि डिजिटल इंडिया तो 10 साल हुए हैं, उससे भी थोड़ा पहले अगर आप पश्चिमी मीडिया को देखेंगे तो उसमें जो छपने वाले लेख हैं या वहां से आने वाले जो पर्यटक हैं, वो जब देखते हैं भारत की ओर, तो वो भारत की ओर किस तरह से देखते हैं शायद आपको याद ही होगा। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए। जब वो आप पश्चिमी मीडिया को देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा कि किस तरह से वो भारत को देखते रहे हैं। वो भारत को इस तरह से देखते रहे हैं, उनका एक लेंस है जिसमें वो इस तरह से देखते रहे हैं कि भारत तो एक सपेरों की का देश है, गरीब लोगों का देश है, झुग्गी झोपड़ियों का देश है। वो देश है, मतलब बहुत लंबे समय से हमको इस तरह से देखा जाता रहा है कि हम इस तरह का एक देश हैं। लेकिन इस बीच ये जो 10 वर्षों का डिजिटल इंडिया या पिछले 20-25 साल की जो हमारा विकास है डिजिटल क्षेत्र में, उसके बाद आज हमें दुनिया में इस तरह से देखा जाने लगा है। ये इकोनॉमिस्ट जो दुनिया की अर्थ के क्षेत्र में जो टॉप पब्लिकेशंस हैं, फाइनेंशियल टाइम्स और इकोनॉमिस्ट, उसके बाद आप फॉर्च्यून और आप फोर्ब्स वगैरह को ले सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने अपने ताजा अंक में ये एक लेख लिखा है, ये प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा है कि हाउ इंडिया कुड बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ एआई सुपर पावर। तो कहाँ हम लोगों को देखा जा रहा था उस रूप में कि ये सपेरों की और झुग्गियों वालों की दुनिया है, और कहाँ हमें इस तरह से देखा जा रहा है कि भारत अपने आप में एआई के क्षेत्र की एक अलग किस्म की सुपर पावर या महाशक्ति बन सकता है। अब ये अलग किस्म की क्या है? वो ये है कि देखिए, हमारे पास में अमेरिका की तरह उतना धन नहीं है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर उतना धन खर्च कर सके जितना अमेरिका में खर्च किया जा रहा है, या वहां जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ओपन एआई, आईबीएम, एनवीडिया, ये सब जो कंपनियां जिस जिस किस्म का धन कर रही है, ओरेकल, उस किस्म का धन शायद भारत खर्च करने की स्थिति में नहीं है। तो अमेरिका यदि एआई की पावर बनती है तो ठीक है, समझ में आता है कि वो सबसे शक्तिशाली धन की दृष्टि से है और इनोवेशन भी वहां पर बहुत है। दूसरी एक शक्ति है चीन, जो कि स्टेट यानी सरकार द्वारा नियंत्रित है, यानी सरकार वहां पर एआई का जो विकास हो रहा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए जी जान लगा रही है। वो भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में सब कुछ सरकार के हाथ में नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर हर व्यक्ति को, हर इंडस्ट्री को, हर इंडस्ट्रियलिस्ट को, हर स्टार्टअप को अपना कुछ करके दिखाने का अधिकार है। तो हम एक अलग तरह से लोकतांत्रिक ढंग से चलते हैं। तो हमारे पास चीन वाली वो चीज भी नहीं है कि ठोक बजाकर लोगों को किसी भी तरह से हम मजबूर करके भी हम अपनी विकास की गाड़ी को खींचते रहे। वो हमारे साथ नहीं है। हम समावेशी समाज है, सबको साथ लेकर के चलने वाले, सबको अवसर देने वाले। फिर भी भारत फिर कैसी सुपर पावर बन सकता है? वो इस प्रकार की सुपर पावर बन सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने में वो सबसे आगे निकल जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए नवाचार करने में वो सबसे आगे निकल जाए। ठीक है, आप बना रहे हैं, बनाए, हम उसका प्रयोग करने में आगे निकल सकते हैं। हम अपने लोगों को सक्षम बना सकते हैं, अपने लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि अभी जिक्र हुआ, आगे बढ़ा सकते हैं इसी एआई का प्रयोग करते हुए। इसी एआई का प्रयोग करते हुए हम नए स्टार्टअप्स लाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसी का प्रयोग करते हुए हम अपने अस्पतालों को बेहतर बना सकते हैं। इसी का प्रयोग करते हुए हम अपने वित्तीय जो सिस्टम है उसको बेहतर बना सकते हैं। यानी अपने आप को बेहतर बनाने में भारत सबसे आगे निकल सकता है, ये संभावना है। तो ये इस तरह की एआई सुपर पावर बन सकता है जैसा कि इकोनॉमिस्ट का कहना है। तो ये दृष्टि बदल गई है भारत को देखने की। ये जो दृष्टि बदली है, ये डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के कारण भी है, हमारी सरकार के प्रयासों के कारण भी है, निजी क्षेत्र के कारण भी है। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि भारत में जो डिजिटल क्रांति हुई या डिजिटल इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उसमें रिलायंस जियो का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत सरकार का जो नेशनल फाइबर ऑप्टिक फ्रेमवर्क है, उसका तो बहुत बड़ा योगदान है ही है। उसने तो बहुत सारे, बहुत बड़ा, मतलब बहुत लाखों किलोमीटर की संख्या में, मात्रा में एक हमारे यहाँ पर नेटवर्क बिछाया गया है तारों का, जो गांव गांव को जोड़ रहा है। तो वो तो है ही है। लेकिन साथ ही साथ निजी क्षेत्र में, जैसे रिलायंस जियो ने जिस तरह से कुछ वर्ष पहले भारत में
आभासी क्षेत्र में वर्चुअल तरीकों से लोगों को सक्षम बनाया। उसने 50 रुपए के प्लान ला करके लोगों को डेटा एक्सेस की सुविधा दी, और फिर उसके आने के बाद मजबूर होकर जो दूसरे प्रतिद्वंदी थे उनको भी वैसा ही करना पड़ा, जैसे एयरटेल या अन्य जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं, वोडाफोन आदि। तो निजी क्षेत्र की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और ऐसे करके आज हम यहाँ आ गए हैं जब हम में से लगभग हर एक व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल फोन है, और हम में से हर एक व्यक्ति, लगभग हर एक व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो यही डिजिटल इंडिया की सफलता है, क्योंकि ये बहुत सारी अन्य सफलताओं को पैदा कर रहा है। सरकार ने एक सिस्टम बनाकर दे दिया जिसका इस्तेमाल करते हुए हम सब प्रगति कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। अब कैसे लाभ उठाते हैं या कैसे उसका हम नुकसान के लिए प्रयोग कर लें, ये हम पर निर्भर करता है। लेकिन डिजिटल इंडिया का ढांचा हम लोगों के बीच में मजबूती के साथ मौजूद है। अब जो इकोनॉमिस्ट ने जो बात कही उसका एक तत्व है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या बदलाव है, क्या अंतर है दूसरे देशों में जो अग्रणी माने जाते हैं और भारत में। देखिए, भारत में हाल ही का एक आंकड़ा आया है जिसका जिक्र भी इकोनॉमिस्ट ने किया है कि 92%, 92% कर्मचारी भारत में एआई का प्रयोग करने लगे हैं। यानी कि हमारी सिर्फ सरकार नहीं, आम आदमी बढ़ रहा है, उसकी जो मानसिकता है, उसकी सीखने की प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसमें बदलाव आ रहा है। वो एआई को लेकर के डर नहीं रहा है। जैसे आपको याद होगा ना, कुछ साल पहले हमारे यहाँ पर जब कंप्यूटर आया था तो हड़तालें होती थी, क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी से डरते थे, उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, उससे आशंकित थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। 92% कर्मचारी भारत में एआई का प्रयोग करते हैं किसी न किसी रूप में। ये हमारा एक डेटा है। इसके बरक्स, इसके विपरीत अमेरिका में 64% कर्मचारी एआई का प्रयोग करते हैं। तो ये वो अंतर है जो दुनिया को हमारा नोटिस लेने के लिए मजबूर कर रहा है कि ये इतने बड़े, मतलब 92% लोग, वो भी 140 करोड़ की आबादी वाले देश की बात है, तो कितनी बड़ी संख्या में ये देश एआई से परिचित लोगों को पैदा कर रहा है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए सिंह के मुंह में अपने आप हिरण आकर उसका आहार नहीं बन जाता। आपको मनोरथ करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। वो परिश्रम भारत में पिछले 10 वर्ष की अवधि में हुआ है, और उसके पहले भी उसकी एक पृष्ठभूमि है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का को लोकार्पित किया था या उसको लॉन्च किया था, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर हाई स्पीड डिजिटल हाईवेज यूनाइट द नेशन, 1.3 बिलियन कनेक्टेड इंडियंस ड्राइव इनोवेशन, एंड टेक्नोलॉजी इंश्योर्स दैट द सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस इज इनकरप्टिबल। ये मर्म है डिजिटल इंडिया का, क्योंकि इस एक वाक्य में सब कुछ आ गया। पहली बात, वो कहते हैं कि मैं एक डिजिटल इंडिया का सपना देखता हूं, यानी भारत ऐसा जो डिजिटल प्रौद्योगिकी हो, जो ज्ञान समाज हो। और वो कैसे आएगा? डिजिटल इंडिया से आएगा, पहली बात। फिर वो कहते हैं वेयर हाई स्पीड डिजिटल हाईवेज यूनाइट द नेशन, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बने डिजिटल सुपर हाईवे का, जो पूरे देश को आभासी तरीके से जोड़ता हो। जैसे अभी हम में से कितने लोगों ने, कितने मित्रों ने कहा, राजीव रावत जी ने भी कहा और अनिल जी ने भी कहा कि दुनिया भर से हम कैसे जुड़ गए हैं। ये बात इसमें से आती है। हाई स्पीड डिजिटल हाईवेज यूनाइट द नेशन एंड 1.3 बिलियन कनेक्टेड इंडियंस ड्राइव इनोवेशन, यानी लगभग 130 करोड़ उस समय के हिसाब से, अब तो 140 करोड़ हैं, नागरिक जो हैं नवाचार में लग जाएं, यानी वो जुड़ जाएं इससे और नवाचार में लग जाएं। तो कितनी बड़ी ये ताकत है। अब इसके पीछे ये बात समाहित है कि कैसे लग जाएंगे, यदि आपने ऐसा ढांचा दिया जो महंगा है, जो आम आदमी की पहुंच में ही नहीं है, तो आम आदमी कैसे उसका इस्तेमाल करेगा? नहीं कर सकता। तो हमने न सिर्फ ढांचा बनाया बल्कि उसको आम आदमी तक लेकर गए हैं। वो हमारी और उसकी उसकी अपनी पहुंच में रखते हुए हम उस तक लेके गए हैं कि हर व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर सके। ये हुई तीसरी बात। और चौथी बात, टेक्नोलॉजी इंश्योर्स दैट द सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस इज इनकरप्टिबल। पहली बात तो ये कि टेक्नोलॉजी इंश्योर कर रही है, सुनिश्चित कर रही है कि सरकार और नागरिकों के बीच एक इंटरफेस हो, एक माध्यम बने। वो माध्यम आज मौजूद है डिजिटल इंडिया के रूप में। आप
डिजिट लॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डिजी यात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एम परिवहन का, कोविन का, आरोग्य सेतु का, स्वयं का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिशा पोर्टल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में एक इंटरफेस माध्यम मौजूद है, ये भी इसमें से आ रहा है, वो हमने कर दिखाया। कहने का मतलब ये कि आज जब 10 साल बाद हम आते हैं इसी इसी वाक्य की आकर के अगर मीमांसा करते हैं या इसकी हम समालोचना करने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये काम हुआ है, ये सारा काम हो चुका है। और वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इंश्योर्स दैट डिजिटल सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस इज इनकरप्टिबल। अब ये इनकरप्टिबल क्या है कि सरकार और नागरिक के बीच में जो माध्यम बना हुआ है इसको करप्ट भी नहीं किया जा सके। इसमें से पारदर्शिता भी आती है, इसमें से सुरक्षा सिक्योरिटी भी आती है, इसमें से प्राइवेसी भी आती है। तो इसमें सारा मर्म आता है और मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि आज हम लगभग उस स्तर पर हैं जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा था, और शायद हम में से लगभग अधिकांश लोगों ने, जो कि नई तकनीक के साथ में मित्रता रखते हैं या उसमें विश्वास करते हैं उसकी शक्ति में, उन्होंने देखा है। लेकिन यहां हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि 2015 से पहले की भी है। ये जो ये जो रिवॉल्यूशन है, ये जो क्रांति है भारत में, ये नहीं होती अगर 1980 के दशक के मध्य में राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत ना की होती। उस समय से हमारी मानसिकता बदलना शुरू हुई है। उस समय अगर टैरिफ हटा दिए ना जाते, उन पे कर कम न किए जाते कंप्यूटरों पर, उनको कार्यालयों में प्रोत्साहित न किया जाता, हमारा सी डॉट न बनाया जाता, टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार की क्रांति को लाया न जाता, तो हम शायद यहां तक नहीं पहुंच पाते। हमारा तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम है दुनिया में, अमेरिका और चीन के बाद। आज हमारे देश में 4,15,661 स्टार्टअप हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा छोटे शहरों में से हैं। इनमें से 1 लाख जो स्टार्टअप हैं वो बाकायदा भारत सरकार के साथ रजिस्टर्ड हैं और हमारे भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। भारत में 124 यूनिकॉर्न हैं, यानी ऐसे स्टार्टअप जिनका बाजार मूल्य $1 अरब से अधिक है, यानी कि 8,800 करोड़ रुपए से अधिक वाले 124 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं हमारे यहाँ। और ये आज के 3 साल बाद 250 यूनिकॉर्न तक पहुंचने की संभावना है। वैसे इन्फोसिस में मोहनदास पै जो उसके दिग्गज हैं, उन्होंने कहा कि भारत में 1,000 यूनिकॉर्न आ जाएं, यह संभव नहीं है। ये भी संभव है आने वाले वर्षों में। स्टार्टअप्स ने इतनी नौकरियां, लगभग 17,28,000 लोगों को नौकरी दी है। 42 लाख किलोमीटर का हमारा डिजिटल फाइबर का जाल बिछाया जा चुका है। तकनीकी उद्योग में 15% की विकास दर से वृद्धि हो रही है। मतलब न सिर्फ ये स्थापित हुए हैं, बल्कि ये गति से बढ़ भी रहे हैं, तेज रफ्तार से। 121 करोड़ हमारे देश में मोबाइल कनेक्शन है और 85% टेली डेंसिटी हो गई है। आप याद कीजिए कि आज के कुछ साल पहले हम लोग ये कहा करते थे कि भारत में प्रति 1,000 लोगों पर शायद 7 या 8 टेलीफोन कनेक्शन हैं। आज स्थिति यह है कि प्रति 1,000 लोगों में से 850 लोगों के पास में किसी न किसी रूप में दूरसंचार तक एक्सेस है, पहुंच है। दुनिया के लगभग 50% डिजिटल लेन देन, यूपीआई आदि भारत में हो रहे हैं। 50%, आधे। तो ये कितने बड़े गर्व की बात है। इतना सारा बदलाव अगर आया है तो ये डिजिटल इंडिया इसके पीछे है। डिजिटल इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ढांचा उपलब्ध कराता है, जिसके बाद हम भारतीय नागरिक उसका कैसे इस्तेमाल करें वो हम पर निर्भर करता है। इसके 9 पिलर हैं, लेकिन बुनियादी रूप से आप ये समझिए कि हर व्यक्ति को डिजिटल जो सुविधाएं हैं उनकी पहुंच प्राप्त हो, वो इंटरनेट से जुड़ सके, दूरसंचार से जुड़ सके। दूसरा, सरकारी सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंच सकें, इसके जरिए वो डिलीवर की जा सकें, और आईटी का इस्तेमाल अन्य बहुत सारे कार्यों में किया जा सके। अब डिजिटल इंडिया के 10 साल बाद आज हम ये महसूस करते हैं मित्रों कि आज जीवन जीने में आसानी हुई है इस कार्यक्रम की बदौलत। कैसे? मैं पिछले दिनों, कुछ महीने पहले, मैं कोलकाता में था और वहां से मुझे वापस दिल्ली लौटना था। तो मैं जब गया, अंदर घुसने लगा तो मुझे सिख ने रोक दिया। क्यों? उसने कहा कि आपकी आईडी। तो मैंने अपनी आईडी दिखाई, जो कि मेरा लाइसेंस था, ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसने उसको देखकर कहा कि ये लाइसेंस तो आपका एक्सपायर हो गया है। मेरे पास उस समय कोई दूसरी आईडी नहीं थी, तो मुझे उसने अंदर घुसने नहीं दिया। अब घुसने नहीं दिया तो मुझे एक ख्याल आया कि क्या मैं हमारा डिजी लॉकर जो है भारत सरकार का, उसका प्रयोग कर सकता हूँ क्या?
तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि मेरे पास डिजी लॉकर में है वो, और उसने कहा हाँ डिजी लॉकर का प्रयोग करते हुए आप कर सकते हैं, आपको एंट्री मिल जाएगी।